एक ट्रेन दिल्ली से रवाना हो जाती है। उसमें एक व्यक्ति अपनी मां को लेकर चढ़ जाता है, लेकिन उनकी जो टिकट होती है वो कंफर्म नहीं होती। वहीं पर एक टीटी साहिबान होती हैं, उससे वो लड़का कहने लगता है कि टीटी साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, एम्स में उनका इलाज चल रहा है, उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग में चल रही है, अगर आप टिकट कंफर्म कर दो तो बहुत अच्छा होगा, मेरी माँ आराम से बैठ सकेगी, क्योंकि मेरे पास अब कोई टिकट नहीं है, लेकिन मुझे घर बहुत ज़रूरी जाना है। लेकिन यहाँ पर जो टीटी साहिबान होती हैं वो मुड़कर उस व्यक्ति की तरफ देखती हैं, तो वो व्यक्ति वही होता है जिससे उसका 4 साल पहले तलाक हो जाता है। दोस्तों, किस वजह से उनका तलाक हुआ था और कैसे वो लड़की टीटी बन जाती है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही आप सभी से रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शुरू होती है। दोस्तों, लड़के का नाम राजीव होता है और लड़की का नाम नेहा होता है। जो राजीव होता है वो सरकारी नौकरी लग जाता है और एक क्लर्क बन जाता है। अब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है कि अब तो अच्छे से हमारे लड़के की शादी होगी। जो नेहा होती है, उसके पिता दिल्ली में एक फल का ठेला लगाया करते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को अच्छा घर देखना चाहते थे, अच्छे घर में उसकी शादी करना चाहते थे। उसके लिए बिचौलिया उसे सारा मामला बताते हैं कि इस तरह से एक लड़का है जो अभी अभी क्लर्क लगा है, उसके साथ में अगर आप शादी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होते हैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो उस लड़के की माँ होती है वो बहुत ही लालची टाइप की होती है। वो दहेज में बहुत कुछ मांगने वाली होती है। बिचौलिया से भी कह देती है कि देख लेना, मेरा बेटा क्लर्क लग चुका है, उसकी शादी के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए जो अच्छा दान दहेज मेरे को दे सके। दोस्तों, जो राजीव होता है वो नेहा को देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये लड़की नेहा चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है, मैं दहेज के भूखा नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा क्योंकि मैं सरकारी नौकरी लग चुका हूँ, मैं आगे चल के बहुत पैसा कमा लूँगा, लेकिन ऐसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी, मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। राजीव की जिद के आगे उसकी माँ टूट जाती है और उसे उस शादी के लिए तैयार होना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद एक डेट निश्चित करके दोनों की शादी कर दी जाती है और इस शादी में बैंड बाजे बड़े ही धूमधाम से शादी होती है और शादी के बाद जो दुल्हन होती है अपने ससुराल में पहुंच जाती है। वहां पर उसका स्वागत तो किया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसको ताने भी बहुत मारे जाते हैं। नेहा को उसकी सास कहती है कि तू तो इस तरह से गरीब घर से आ गई, मेरा बेटा तो हीरा था, मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे, तूने तो मेरे बेटे का जीवन खराब कर दिया। कभी किसी बात को लेकर उसके साथ लड़ाई कर देती तो कभी किसी बात को लेकर लड़ाई कर देती और अपने बेटे के सामने वो इस तरह का ढोंग करती कि ये तो बहुत गलत है और मैं तो बहुत सीधी हूँ। बेटा भी अपनी माँ की हर बात मानता, अपनी पत्नी की वो कुछ भी नहीं मानता। यहाँ पर ऐसे ही धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब नेहा के ऊपर उसकी जो सास होती है एक चोरी का आरोप लगा देती है कि इसने हमारी जो अंगूठी है सोने की उसको चुरा लिया है। यहाँ पर राजीव को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नेहा के साथ मार पिटाई करता है। नेहा यहाँ पर राजीव से कहती है कि तुम पहले मेरी बात सुन तो लो, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, ये माँ मेरे ऊपर ज़बरदस्ती आरोप लगा रही है, तुम मेरी बात सुन तो लो। लेकिन यहाँ पर राजीव एक भी नहीं सुनता और उसको एक दो तमाचा लगा देता है। उसके बाद जो नेहा होती है वो अपने पिता के पास फ़ोन करती है और पिता से कहने लगती है कि पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इस घर
घर में नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर तंग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पिता होते हैं, बहुत ही सुलझे व्यक्ति होते हैं, वो कहने लगते हैं कि बेटी तेरा यही घर है, तुझे यहीं पर रहना होगा, तुझे अपने हिसाब से इस घर को हैंडल करना पड़ेगा, ऊंच नीच थोड़ी बहुत होती है तो तुझे यहीं पर संभालना होगा। क्योंकि नेहा घर की सबसे बड़ी होती है, उसके 2 छोटे भाई भी होते हैं और जो पिता होते हैं बहुत ही सीधे स्वभाव के होते हैं, वो कुछ भी नहीं कह पाते। इधर बेटी होती है चुपचाप घूंट को पी कर रह जाती है। उसके बाद फिर आए दिन यही झगड़ा चलता रहता है, कभी दहेज को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। इसी तरह से उसको टॉर्चर किया जाने लगता है। राजीव भी यहाँ पर नेहा का साथ नहीं देता, वो अपनी माँ का ही साथ देता। हर बार वो यही कहता कि मेरी माँ जो कहेगी वही होगा, तू फालतू की बात मत किया कर। दोस्तों, नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर एक दिन एक ऐसा गलत फैसला ले लेती है। वो नींद की इतनी सारी गोलियां खा लेती है जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। उसके बाद राजीव आनन फानन में ही उसे नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ जाकर उसका इलाज होता तो कुछ घंटों के बाद उसकी जान तो बच जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इतनी नींद की गोली खाने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, वहाँ पर वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद जो राजीव होता है वो अपने ससुर को फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ, ये मेरी माँ की बात मानती नहीं और आज ये ऐसा कदम उठाने के लिए चली है, कल को हमें ये जेल के अंदर बंधवा देगी। दोस्तों, यहाँ पर जो पिताजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि मेरी बेटी से मेरी बात करा दो। वो अपनी बेटी से बात करते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी तू ऐसा क्यों कर रही है। तो यहाँ पर बेटी कहने लगती है कि पिताजी मैं मर जाऊँ तो ही अच्छा है, मैं इनके तानों में नहीं जी सकती, मुझे मर जाने दो, मैं मरना चाहती हूँ। यहाँ पर पिताजी भी समझ जाते हैं कि बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। पिताजी खुद अपनी बेटी की ससुराल में आते हैं और अपनी बेटी को साथ ले जाते हैं। उसके बाद बेटी दिल्ली में अपने पिता के पास रहने लगती है और पिताजी भी उससे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तू यहाँ पर रह और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर मेरे 2 बच्चे भी रह रहे हैं, तू भी रहेगी तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उसके बाद वो वहाँ पर रहने लगती है। कुछ ही दिन का समय बीतता है। जो राजीव होता है उसकी माँ बीमार होने लगती है, घर का कामकाज नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर राजीव अपनी घरवाली से फ़ोन करके कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर जो लड़की के पिताजी होते हैं वो यही कहते हैं कि मैं इसको कैसे भेजूँ, तुम फिर उसके साथ में ऐसा ही काम करोगे। तो लड़का कहता है कि माँ गलत नहीं है, यही गलत है, और अगर माँ की इसने बात नहीं मानी तो फिर इसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसको माँ की हर बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर पिताजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा कुछ तुझे इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इसकी भी तुझे सुननी चाहिए, ये भी तेरी पत्नी है। लेकिन यहाँ पर वो दामाद साफ मना कर देता है और कहता है कि इसे माँ की ही सुननी पड़ेगी। और यहाँ पर जो पिताजी होते हैं उससे साफ मना कर देते हैं कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकता। मामला उसके बाद फिर कोर्ट में पहुँच जाता है और कुछ दिन के बाद ही इन दोनों का तलाक हो जाता है। उसके बाद जो राजीव की दूसरी शादी कर दी जाती है, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी भी ऐसी नहीं होती, वो इनको ढंग से ठीक करती है, अपनी सास को भी ठीक रखती है और यहाँ पर राजीव को भी ठीक रखने लगती है, क्योंकि वो आजकल की लड़की होती है और इन दोनों को सीधा करके रखती है। दोस्तों, जो इसकी माँ होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और बीमार होकर वो दिखाने के लिए दिल्ली आती है और ग्वालियर से दिल्ली आने के बाद वो वापस ग्वालियर के लिए जा रहे होते हैं, तब इस लड़की से इनकी मुलाकात होती है। तो जब राजीव नेहा से मिलता है तो राजीव और नेहा मिलकर एक दूसरे की तरफ ऐसी निगाहों से देखने लगते हैं कि मानो ये वर्षों से बिछड़े हुए हैं। उसके बाद जो नेहा होती है वो राजीव से पूछने लगती है कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि मेरा जीवन तो बस ऐसा ही चल रहा है, मैंने तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन दूसरी शादी भी बस मेरी नाम की है, कुछ भी नहीं है, बस मैं तो परेशान हूँ। यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहने लगती है कोई बात नहीं, तुम दिल्ली अगर माँ जी को दिखाने के लिए आते हो तो यहाँ पर आते रहना। फिर यहाँ पर राजीव से नेहा कहने लगती है कि कहाँ है माँ जी। माँ जी सामने बैठी होती है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। 4-5 सालों में उनकी हालत इस तरह से ख़राब हो जाती है कि मानो कितने सालों से ये बीमार हों। उसके बाद जब नेहा उनके पैरों की तरफ हाथ लगाती है तो वो माँ उस राजीव से कहने लगती है कि बेटा ये कौन है। तो राजीव बताता है कि ये वही है जो आपकी पहले बहू हुआ करती थी। अब
वो भी रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है कि मैंने बहुत गलत कदम उठाया। के बाद जो माँ होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और जब उसके सामने अपनी बहू को देखती है तो देख कर ही रह जाती है, क्योंकि वो टीटी के लिवाज में होती है, जिसने कोट पैंट पहन रखा होता है, सफ़ेद कमीज़ डाल रखी होती है, जिसे देखकर वो पहचान ही नहीं पाती। और जब फिर नेहा के बारे में पूछताछ की जाती है तो नेहा बताने लगती है कि जब मैं आपसे अलग हो गई थी उसके बाद मैं अपने पिता के घर पर आ जाती हूँ और यहाँ रहकर पढ़ाई करने लगती हूँ। मेरे पिता ने भी मुझसे कहा था कि तुम अपनी पढ़ाई करो और उसके बाद आगे देखा जाएगा। फिर राजीव यहाँ पर नेहा से बातचीत करते हुए पूछने लगता है कि क्या तुमने शादी की या नहीं की। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है कि मुझे इतना फुर्सत ही नहीं मिला कि मैं शादी के बारे में भी सोच सकूं। मैंने तो इतनी मेहनत की, मेहनत करके मैंने टेस्ट को क्वालिफाई किया, उसके बाद आज से 2 साल पहले ही मैं इस जॉब में लग जाती हूँ। तो मेरी ड्यूटी यहीं पर चलती रहती है, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम आ जाना और मेरे घर पर एक दिन रुक कर जाना। दोस्तों यहाँ पर नेहा उसकी तरफ देखती रहती है और जो राजीव होता है वो यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है, उसकी माँ भी रोने लगती है और दोनों कहने लगते हैं कि हमने बहुत गलत कदम उठाया। हर नेहा उन दोनों को शांत करती है और उनको कहती है कि अगर ये कदम शायद नहीं उठते तो मैं आज यहाँ पर इस ओहदे पर नहीं होती, भगवान को शायद यही मंजूर था। तो दोस्तों यहाँ पर ग्वालियर आ जाता है और ग्वालियर में वो दोनों उतर जाते हैं, अपनी माँ को लेकर राजीव अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी, आपको कैसी लगी यहाँ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का विशेष ख्याल रखें। रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।